Welcome to the BCC Knowledge Hub. I, Akib Nisar, has a background in biotechnology and doing the PhD in the same field. This platform will provide you an easy access for easy learning in a very joyful manner. So let's start with our lecture. Here we are going to start with a chemistry lecture series, and our first chapter is रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण. We also called it as chemical reactions and equation, and this is the part 1. When you see all the contents, जो आपकी पूरी विषय सूची है, तो उसमें कुल 5 चैप्टर्स हैं. और इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. दूसरा आपका लेसन है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी कहते हैं. तीसरे नंबर पे आता है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कार्बन एवं इसको यौगिक, मीन्स कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स. एंड द लास्ट वन इस तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे. रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री किस लिए होती है, एक्चुअल में हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ये बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये पर्टिकुलर हम लेसन ही क्यों पढ़ रहे हैं, या ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या ऐसे बहुत सारे सवाल हमें हाई स्कूल में होते हैं, आपको हैं और मुझे भी थे. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये साइंस का बेस है. अगर आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो वो केमिस्ट्री के बिना अधूरी है. अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो वो भी केमिस्ट्री के बिना अधूरी है. या और बहुत सी फील्ड्स हैं जो कि केमिस्ट्री के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरी है. अगर आप अपने दैनिक जीवन में अपने चारों तरफ की प्रक्रियाओं को देखते हैं, जो भी आप सुबह से शाम तक एक्टिविटीज करते हैं, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगा आपके टूथब्रश करने से लेके आपके रात में बेड पर सोने तक की में आप बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. आपकी बॉडी बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है. अगर आप खाना खाते हैं तो वहाँ पे भी रिएक्शन है. आपका खाना पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी रिएक्शन है. आपका खाना बन रहा है किचन में, तो वहाँ पे भी रिएक्शन है. तो अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस डेली टू डेली हमारे जीवन में होती रहती है, जिनका हमें कभी कभी ज्ञान होता है और बहुत से समय ज्ञान नहीं भी होता है. तो इस पर्टिकुलर लेसन में हम उन केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी होती है, या हम लैब में प्रक्रियाओं के द्वारा या प्रैक्टिकल्स के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा उसको कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है. इस चित्र में देखिए एक मैग्नीशियम एक तरह का एलिमेंट है, आपने पढ़ाई है नवीं कक्षा में अपने. तो उस पर्टिकुलर मैग्नीशियम एलिमेंट को, उस मैग्नीशियम एलिमेंट की रबर को यहाँ पे एक फ्लेम में जलाया जा रहा है. और क्या देखा जाता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह की सफेद धुआं, या कह सकते हैं कि व्हाइट फ्लेम निकलता है और एक हमें व्हाइट पाउडर प्राप्त होता है. तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो मैग्नीशियम रबर लिया था, क्यों हमें व्हाइट फ्लेम मिला, क्यों हमें व्हाइट पाउडर मिला. तो इन सारे सवालों को जवाब आपको इस अध्याय में धीरे धीरे आगे चल के मिल जाएंगे. अभी के लिए मैं आपको ये केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूँ कि देखिए, आपने जैसा कि नवीं कक्षा में पढ़ा ही होगा कि मैग्नीशियम को Mg भी हम लिख सकते हैं. और जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है MgO, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो एक्चुअल में ये जो MgO है, यही आपका सफ़ेद कलर का पाउडर है जो आपको इस चित्र में दिखाया गया है. बहुत से बच्चों को ये चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही होंगी कि ये Mg क्या है, ये +O2 और ये क्या एरो लगा के इन्होंने MgO लिख दिया है. इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे चल के इस अध्याय में मिल जाएगा. तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ.
यहाँ पे आपको दो क्रियाकलाप दिए गए हैं, क्रियाकलाप 1.2 और क्रियाकलाप 1.3। इन दोनों ही क्रियाकलापों में केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्रियाकलाप 1.2 में क्या रिएक्शन दी गई है। क्रियाकलाप 1.2 में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें वो बोल रहे हैं कि आपको एक लेड नाइट्रेट का घोल लेना है। लेड नाइट्रेट को आप PbNO3 और ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से 2 लिख के डिनोट कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने बोला है कि आप मिक्स करिए पोटेशियम आयोडाइड, और इस पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करने के बाद एक रिएक्शन होगी जिसका रिजल्ट होगा बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट मीन्स KNO3, साथ साथ आपका लेड आयोडाइड भी बनेगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे करना है। फिलहाल के लिए आपका समझने के लिए इस वक्त मेन ये है कि यहाँ पे लेड आयोडाइड बना है, और इस लेड आयोडाइड को हम येलो सॉलिड के फॉर्म में रिसीव करते हैं, यहाँ पे प्राप्त करते हैं येलो सॉलिड, जो कि एज अ प्रेसिपिटेट हो सकता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी, प्रेसिपिटेट क्या है और किस फॉर्म में ये बना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तमाम चीजें आप धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.3 में ये क्या बोल रहे हैं। ये क्रियाकलाप 1.3 में इन्होंने बोला कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक परख नली लीजिए, और इसमें आप जिंक ले लीजिए। आप मिक्स करिए HCl, या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड भी मिक्स कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब आप इसको मिक्स करते हैं तो आप वहाँ पे क्या रिजल्ट देखते हैं कि हमको इस प्रकार से एक रिएक्शन वहाँ पे होती दिखाई देगी, और यहाँ पे ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है आपकी। तो ये तो आपका जिंक सल्फेट हो गया, और ये जो है H2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, और ये जो मैंने एरो लगाया है इस तरीके से ऊपर की तरफ, इसका मतलब होता है कि ये हल्की होती है और हवा में रिलीज हो जाती है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है 1.3। बेसिकली आप जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो वहां पे आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहां पे अवस्था का परिवर्तन होता है। अब ये अवस्था क्या है, मीन्स स्टेट का परिवर्तन होता है। कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से कोई एक दूसरे स्टेट में, आप यहाँ स्टेट राज्य से कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। स्टेट मीन्स अवस्था, मीन्स कोई भी आप पदार्थ देखेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर अवस्था होती है। वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, उसका एक अलग कलर हो सकता है, उसका एक अलग शेप हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में आपको बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं, चेंज होती हुई दिखाई सकती हैं, जिससे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत से टाइम ये ऑब्जर्वेशन, और ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन की जाती है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही है। आपके टेम्परेचर में भी आपको चेंज मिल सकता है, कलर में भी चेंज मिल सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, रिएक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक भी होती है बहुत सारे रिएक्शंस के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब ये रिएक्शन तो हमने समझ लिया कि रासायनिक समीकरण क्या है, कि बहुत सारे रिएक्शंस होती है, हमारे दैनिक जीवन में होती है। एक दो हमने तीन एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो अभी बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में, जैसे आप यहाँ आइए हेडिंग नंबर 1.1 पे, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, जिसको हम इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी होती है तो उसको एक लिखने का तरीका होता है, एक ढंग होता है, ताकि उसको हम आसानी से समझ सकें, आसानी से उसको लिख सकें, कम से कम जगह में लिख सकें, और दूसरे रिएक्शन से कंपेयर भी कर सकें, और जो रिजल्ट है वो हमको प्रॉपर दिखे कि नाउ वी हैव दिस रिजल्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। I have already told you about some examples of reactions like lead nitrate with potassium iodide and zinc with hydrogen sulfate. हम देखेंगे कि अभी रासायनिक समीकरण का लिखने का एक तरीका क्या होता है, जिसका आप ईगरली जो है वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको भी इसमें समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
जो कि आपके क्रियाकलाप में था। और यहाँ पे देखिए क्या है, अभिकारक और उत्पाद, ये टर्म भी आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। जब भी एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में रिएक्शन करते हैं, कोई ना कोई उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा हम रिएक्शंस को ऐसे नहीं लिख सकते जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ऑलवेज इन योर बुक हैंड बुक एंड इन अनदर प्लेसेस, बिकॉज दिस टेक्स अ मच लार्जर स्पेस टू राइट। तो इसके लिए जो आगे के नियम बनाए गए बेसिकली, और शॉर्ट फॉर्म बनाए गए, वो मैं आपको समझाता हूँ। बट उसको समझने से पहले हम यहाँ समझेंगे कि इक्वेशंस को लिखना कैसे है, उसका क्या तरीका होता है। तो इक्वेशन को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक LHS डिसाइड करते हैं, और LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत इजी है। और एक RHS होता है, दैट इज राइट हैंड साइड। तो अभी ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि LHS में हमेशा किसको लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें अभिकारक को। किसको लिखेंगे? अभिकारक को लिखेंगे। और RHS में लिख कर किसको लिखेंगे हम? उत्पाद को। उत्पाद को। तो हम एक तरफ उत्पाद को लिखते हैं, एक तरफ हम अभिकारक को लिखते हैं। तो अभिकारक को हम और क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसको रिएक्टेंट्स, और उत्पाद को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन हमारा, जो रिएक्टेंट्स है, वो मोर देन वन भी हो सकता है, और प्रोडक्ट भी हमारा मोर देन वन हो सकता है। और सबसे मेजरली हम इसको, ये जो हमने एरो बनाया है यहाँ मैंने, इस एरो से डिनोट करते हैं। ये एरो दिखाती है कि कैसे रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने के और क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है सामने, कि मैंने पहले ही बताया है, Mg प्लस O2 को आप MgO भी लिख सकते हैं। तो अब इसको मैं चाहे मैग्नीशियम ऑक्सीजन पूरा जैसे कि पहले लिखा हुआ था उस तरह लिखूं, चाहे मैं इस तरह एक शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकता हूं, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। मैग्नीशियम पे कुछ नहीं लगा है, कोई भी नंबर्स नहीं है, मतलब मैग्नीशियम के 1 परमाणु है। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव हमारे लिए हो जाता है, और पढ़ने में भी आसान हो जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि 1.1.2 हेडिंग, जिसमें कि है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम जाते हैं, सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण का इंपॉर्टेंस समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, और फिर हम समझेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर, तो यहाँ पे Mg है, यहाँ पे भी Mg है, ठीक है। एक एटम है ये। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे क्या है? O है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन तो 2 एटम है, बट आप राइट हैंड साइड देखोगे तो ऑक्सीजन 1 एटम है। तो ये एक डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड नहीं है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड होती तो दोनों तरफ के, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ के परमाणु समान होते हैं। तो इसको ही कहते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन, जो कि बैलेंस नहीं है। तो इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करने के लिए हमको मेथड्स हैं, वो हमको सीखने पड़ेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर पैरे में 1.1.2 में आपको क्या बताया गया है, जो ऐसा नियम जो कि आप बहुत शुरू से पढ़ते हुए हैं और अपनी 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, कि कोई भी मैटर का फॉर्मेशन नहीं होता है, या एक मैटर दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज हो सकता है। मीन्स कोई नया द्रव्य नहीं बनेगा, एक द्रव दूसरे द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में आपको कुछ नया, कुछ यूनिक रिएक्टेंट मिल जाएगा, कि यहाँ पे पता चला कि सोडियम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, और आप देखो कि राइट हैंड साइड में सोडियम भी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ना तो ये पॉसिबल है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है
और राइट हैंड साइड में आपके मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हो गए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि द्रव का यानी मैटर का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस, और इसको हम देखेंगे कि बैलेंस करने का क्या क्या नियम हो सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन उन्होंने यहाँ पे ये दी हुई है कि जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट की एक रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंक प्लस H2SO4, क्या फॉर्मेशन होता है, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जितनी संख्या परमाणुओं की लेफ्ट हैंड साइड पे है, उतनी ही संख्या परमाणुओं की राइट हैंड साइड पे है। तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है। अगर आप पहला कॉलम देखते हैं यहाँ पे, तो ये Zn का आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इन्होंने कंपेयर कैसे किया है कि इन्होंने सारे तत्वों को, जो भी तत्व थे यौगिक में, जो भी तत्व उपस्थित थे, जैसे कि जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन्होंने इनका एक टेबल बनाया। उसमें इन्होंने सभी तत्वों का, चाहे वो अभिकारक हो मतलब आपके रिएक्टेंट्स हो, चाहे आपके उत्पाद हो मतलब प्रोडक्ट हो, कितने अमाउंट प्रेजेंट है। जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है। इसी प्रकार से इन्होंने एक कॉलम बनाया, इन्होंने एक टेबल बनाया और कंपेयर किया और देखा कि दोनों तरफ ये बराबर है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन क्या है, वो बैलेंस्ड है, जैसे कि हमने पहले ही इस पे चर्चा की। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इनका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, आयरन के साथ H2O की रिएक्शन है। अब देखिए, आयरन आपका क्या हो गया, Fe, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, साथ में आपका क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये बन रहा है आपका Fe3O4 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस H2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आयरन 1 है, ये देखिए जैसा कि दिख रहा है, बट यहाँ पे तो आयरन 3 है। ये कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि ये रिएक्शन है तो सही, बट बैलेंस्ड नहीं है। अब इसको हमें बैलेंस करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। So the first step to balance a reaction is to just make a box around the compound। आपको कंपाउंड के चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है, जैसा कि नियम 1 में लिखा गया है। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो भी यौगिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, आपके कंपाउंड्स को, आपको कंपाउंड्स के सूत्रों को, उसके फॉर्मूले को नहीं छेड़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे H2O लिखा है तो आप उसको H2O2 कर दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सूत्र हैं, वो एज इट इज रहेंगे। यू हैव टू मेक चेंजेस ओनली, कि इनके यौगिक में कितने नंबर चेंज होते हैं वो आप चेंज कर सकते हो, इनके सूत्रों में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। वो बात अभी आप धीरे धीरे आगे चरण में समझ जाएंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन्होंने इस केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया है। तो सबसे पहले हम फिर से इस केमिकल रिएक्शन को लिख लेंगे, थोड़ा दूर दूर हम लिखने की कोशिश करेंगे ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाए। Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक बॉक्स का निर्माण कर दिया है सारे यौगिकों के ऊपर। आप भी इसी प्रकार बॉक्स का निर्माण कर दें, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सामने एक बुक भी रखें, ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली विजिबल हो। और साथ साथ यू कैन आल्सो प्रैक्टिस विद मी, सो यू कैन लर्न इट प्रॉपरली, अदरवाइज यू मे फॉरगेट लेटर। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में आपको बॉक्सेस बनाने हैं, क्योंकि आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कि आपको सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उसको, उसके नंबर को यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से, देखिए Fe, H और O, ये 3 एलिमेंट हैं मेजरली जो इसमें प्रेजेंट हैं। इनके नंबर्स इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या है कि ये नंबर्स लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप नीचे वाले टेबल पे देखिए कि यहाँ पे
इन्होंने नंबर को बैलेंस करने की कोशिश की है। तो अगर आप रूल देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक नियम याद होना चाहिए कि इसमें आप देखिए तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है आप उसको चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हम उसको पहले चूज करेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, O4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा O है। तो हम हमेशा एक चीज का ध्यान देंगे कि हमेशा जो भी बैलेंस रिएक्शन करते हैं हम, वो एक एक एटम्स को लेके की जाती है। एक साथ सारे एटम्स को करने की कोशिश मत करिए, तो प्रॉपर बैलेंस नहीं होगी। ऑक्सीजन की मात्रा देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और ऐड करनी पड़ेगी। ये हमने 4 ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है कि हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस करने की कोशिश की, और अभी दिख रहा है कि चारों दोनों दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, दूसरा एलिमेंट चूज करना है। दूसरा एलिमेंट चूज करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा एलिमेंट यहाँ पे चूज करते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने ये इसी प्रकार से 4 को वहां पे ऐड कर दिया जैसा कि हमने अभी किया। तो मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए रिएक्शन लिख देता हूँ, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो अभी अभी हमने यहाँ पर 4 ऐड किया ताकि हमारी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। इसको करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम दूसरे एटम को टारगेट करेंगे। जब दूसरे एटम की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे अब मेजर एटम कौन सा है, यानी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी, 4 और 2 यानी 4 दूना 8 है। जिस प्रकार से इस टेबल में आपको दिया गया है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इस टेबल को रिफर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हमको अब ऐड करना पड़ेगा क्या, हाइड्रोजन के लिए कुछ नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ मल्टीपल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन पहले से 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज अंडरस्टूड कि हमको यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। सो वी कैन ऐड अ नंबर हियर दैट इज 4। तो अब देखेंगे कि 4 का गुना जब आप 2 में करेंगे तो 4 गुना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होती है, और 4 गुना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होती है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी भी यौगिक के शुरुआत में जो नंबर लिखे होते हैं, या जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे तत्वों के लिए एक समान है। मतलब कि 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन के पास अलग से 2 है, तो 4 का गुना 200 हो जाता है और ये 4 दूना 8 बन जाता है। ये आपको समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है Fe के पास, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 पहले से, जिसको हम मान के चलते हैं कि 1 है। ये सब चीजें आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या स्टेप हमारा आता है। हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई और हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट एटम को, नेक्स्ट तत्व को टारगेट करना है बैलेंस करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, आता है आयरन, जैसा कि यहाँ पे इस टेबल में, इस ब्लू कलर की टेबल में दिखाया गया है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए बहुत आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे आयरन 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 3 है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्या हम यहाँ पे ऐड कर दे आयरन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से 3 आयरन है। तो हमको आयरन कहाँ पे ऐड करना चाहिए, हमको आयरन यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3Fe लिख दे तो यहाँ पे कितने आयरन हो गए, 3 हो गए। बहुत ध्यान देने वाली बात देखिए यहाँ पे है, एक गलती आप कभी मत करिएगा कि यहाँ पे अगर आपने Fe3 लिख दिया तो ये चीज गलत हो जाएगी। ये चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका सूत्र चेंज हो गया, इसका फॉर्मूला चेंज हो गया। तो आप फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते। Fe3 का मतलब दूसरा है, Fe का मतलब दूसरा है। Fe3 आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको 3Fe के पहले लिखना होगा। इसका मतलब Fe के 3 एटम्स यानी 3 परमाणु यहाँ पे उपस्थित
इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो पूरी बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस होने के बाद आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O जैसा कि हमने लिखा, और उसके बाद Fe3O4 सॉरी FO4 प्लस 4H2। अभी आप यहाँ पे 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है Fe3 के पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 होता है। नेक्स्ट, हमारा ये इक्वेशन हमने बैलेंस कर लिया बहुत अच्छे से, और सीखा भी कि किस तरह इक्वेशंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के इस नियम को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक होल नंबर यूज करते हैं, पूर्णांक संख्या यूज करते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड खुद से ही ये बोल रहा है कि आपको बस ट्राई करना है कि मिनिमम कौन सा होल नंबर वहां पे फिट होता है। हमेशा हम मिनिमम नंबर से ट्राई करेंगे कि हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा जो एटम है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चरण 7 है, मतलब स्टेप 7। एक्चुअली स्टेप 7 क्या कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन होती है वहां पे जो भी यौगिक प्रेजेंट हैं, जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है, उनका एक पर्टिकुलर, या हो सकता है वहां पे सिर्फ तत्व भी हो, एलिमेंट भी हो, जिस तरह यहाँ पे Fe था, उनका एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया, जो कि चेंज होता है। तो वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, या कोई और फोर्थ स्टेट हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमको क्या है कि हम तब कहेंगे कि हमारी इक्वेशन पूरी तरह संतुलित है, या पूरी तरह कह सकते हैं कि लिखी गई है, कंप्लीट लिखी गई है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको स्टेट ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट लिखना पड़ेगा। Now we are at the point that we have to write that 3Fe. Now what is 3Fe? It is a solid plus 4H2O. Now tell me what is the state of H2O? पानी की क्या अवस्था होती है? हाँ, आप मन में सोच रहे होंगे कि ये लिक्विड होता है, बट यहाँ पे ये गैस है, जी प्योर गैस। क्यों गैस है? क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम पानी की भाप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट Fe3O4, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है, प्लस 4H2, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये एक गैस होती है जिसको हम एक एरो के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है आयरन के साथ H2O की, जिसमें कि हमको आयरन ऑक्साइड Fe3O4 मिलता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्या ये एग्जाम्पल्स? ये एक एग्जाम्पल्स ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, प्लस 2H2 जो कि हाइड्रोजन गैस है, इसमें भी ये हमको लिखना पड़ेगा, और ये CH3OH का निर्माण करते हैं जो कि एक लिक्विड है। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 340 ATM। एटीएम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आपका एटीएम नहीं है पैसे निकालने वाला। एक्चुअली ये एटीएम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 340। ये आप आगे पढ़ेंगे अपनी कक्षाओं में, या आगे के लेसन में भी आएगा कि ये प्रेशर है। तो अब ये एरो के ऊपर ये 340 एटीएम लिखने की क्या जरूरत है? एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन इस फिक्स प्रेशर पे, इस फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होती है। इसी प्रकार से नीचे की जो रिएक्शन है वहां पे भी देखिए, सूर्य का प्रकाश यानी क्लोरोफिल, ये रिएक्शन मुझे लगता है आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो कि प्लांट्स में होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। 6CO2 प्लस 12H2O मैक्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी वाटर मिलके भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, जो कि एज अ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है प्लांट्स में, और साथ साथ हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसको हम अपने दैनिक जीवन में अपनी श्वास लेने के लिए, खुद जीवित रहने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे लिखते हैं, दैनिक जीवन में कुछ अभिक्रियाओं का हमने उदाहरण भी देखा, और ये भी देखा
कि ये अभिक्रिया को अगर हमें लिखना पड़े तो हम किस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का उपयोग करके एक एरो लगा के इसको लिखा जा सकता है और इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, और उस बैलेंस करने का तरीका भी हमने इसमें देख लिया। अभी हमारी बात आती है, प्रश्न कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इन प्रश्नों का आप खुद से कोशिश करें उत्तर प्राप्त करने की, क्या इनका उत्तर हो सकता है, और कुछ इसमें से मैं आपको हिंट दे देता हूँ या बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए लिखा हो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जो कि आपका प्रश्न नंबर पहला है। देखिए बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, एक बुक में आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने दिया नहीं, लिखा नहीं। हाँ सही बात है, नहीं लिखा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। क्योंकि जो आपकी मैग्नीशियम है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, और मैग्नीशियम कभी भी वायु में यानी खुले में रखा होता है, एयर में रखा होता है, तो एयर जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। तो कभी भी अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो अगर आप उसको फ्लेम में गर्म कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जो है वो अनप्लीजेंट मिलेंगे, डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इस वजह से उसको क्लीन किया जाता है। ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। बहुत सिंपल है। पहला उन्होंने देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन दिया हुआ है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया है। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और इसको साथ क्या किया गया है, क्लोरीन के रिएक्शन कराया गया है, और यहाँ पे देखिए HCl का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। मगर देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संतुलित समीकरण लिखिए। अब ये संतुलित समीकरण तो हमने पढ़ लिया है। अब ये संतुलित समीकरण लिखने के लिए हम तो कहेंगे कि हमने हाइड्रोजन भी लिख दिया और क्लोरीन भी लिख दिया, HCl भी हमारा बन गया है। भाई दोनों तरफ तो हमको बराबर बैलेंस दिख रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि देखिए अगर आपने 9वीं कक्षा में पहले ही पढ़ लिया है कि जब आपने नियम पढ़ा होगा अणु और परमाणु का, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि कभी भी परमाणु अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा अणु के फॉर्म में होता है। वो हमेशा किस में होता है? अणु के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे H2 होगा, और सिर्फ क्लोरीन नहीं होगा, Cl2 होगा। अब ये क्या है कि एटम बन गया है। हमेशा रिएक्शंस एटम्स के बीच में होती है, सॉरी मॉलिक्यूल्स बन गया है। हमेशा रिएक्शंस मॉलिक्यूल के बीच में होती है, एटम्स के बीच में नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, हम यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गए और 2 क्लोरीन भी हो गए। ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट इसके बाद 2 रिएक्शन और दी है, इसमें से मैं एक और आपको बता देता हूँ कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कराने पे क्या होता है। तो जब भी आप यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं तो हम इसको BaCl2 लिख सकते हैं, और उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे Al2 और ब्रैकेट में SO4 और ब्रैकेट के बाद 3 लिख देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं इस एरो लगा के इसके नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए BaSO4 बनता है बेरियम सल्फेट, प्लस क्या बनता है AlCl3 बनता है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है ये आपको देखना है। यहाँ पे Ba 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 नहीं है, यहाँ पे एल्युमिनियम आपको 1 दिख रहा है। सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट SO4 यहाँ पे देखिए। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा, तब ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। अभी आपने सिर्फ क्या हुआ कि फार्मूले लिख दिए हैं, बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हम हमारा जो BaCl2 है इसके बाहर हम 3 ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा Al2SO4 है उसको इसी प्रकार से रहने देंगे, और यहाँ पे भी देखिए हम 3 ऐड कर सकते हैं। अब हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, तो हम देखिए परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए। यहाँ पे देखिए Ba के 3 एटम्स हो गए, यहाँ पे भी Ba के यानी बेरियम के 3 एटम्स हो गए। बट एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे Cl2 भी चेंज हो रहा है हमारे साथ, मतलब क्लोरीन पहले 2 था, अब यहाँ हमने क्लोरीन को 6 कर दिया है। तो हमको यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे Al2 भी डिफरेंट है। और क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए एल्युमिनियम भी हमारा 2 हो गया, क्लोरीन भी 6 हो गया। तो इस प्रकार से SO4 भी देखिए यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3 हो गया। क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट किया है, आप
डायरेक्ट इसको मत करिए। आप सबसे पहले आपने जैसे कि आपको स्टेप्स बताया गया है वो स्टेप्स फॉलो करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको सॉल्व किया है और आपको बताने के लिए किया है। और आप जब करें इसको तो अपने से सॉल्व करें और स्टेप्स वाइज जाएं। मैं आपको एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ जो बहुत इजी है, वो है थर्ड नंबर का, जो कि है सोडियम के साथ, जो आपका लिखा हुआ है सोडियम और जल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि सोडियम प्लस साथ में H2O, और ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, NaOH का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे अगर आपको बैलेंस नहीं दिख रही रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे NaOH, यहाँ पे देखिए H2O, तो इस आप कंपेयर करेंगे, अपने स्टेप वाइज जाएंगे तो आपको दिखेगा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे Na के पास यानी सोडियम के पास 2 लगा देंगे और H2O के पास भी 2 लगा देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 लगाने से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये मेथड एक्चुअली बहुत इजी है, ये हिट एंड ट्रायल का मेथड है, आप उसी सबसे फॉलो करिए। मैं लास्ट का जो 3 नंबर का प्रश्न है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको खुद प्रैक्टिस करिए, उसमें आपको संकेत भी लिखने हैं, आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या आप उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। और अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट भी है, आप उसके माध्यम से आप फार्मूलेस देखिए कि उसके फार्मूलाज क्या है, उस फार्मूलाज को लिखिए आप कि सोडियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, और लिखने के बाद आप स्टेप्स फॉलो करिए, आपके रिएक्शन जरूर बैलेंस होगी। और अगर नहीं होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा या आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए, और जितना मैंने आज समझाया है इसको आप पूरी तरह जब समझ लेंगे और पढ़ेंगे, तभी आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा इस पर्टिकुलर अध्याय का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।